अच्छा, तो अब हमने पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम। अब हमने पढ़ना है हीमाटाइनिक्स। ठीक है, हीमाटाइनिक्स क्या है? हीमाटाइनिक्स आर दी naturally occurring substances which are absorbed from diet। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं उनमें उनमें ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और उसमें से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, एंड आर रिक्वायर्ड। एब्जॉर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि ये चाहिए होते हैं हमें नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, या मोर अप्रोप्रिएटली मैच्योरेशन के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इनमें कौन कौन से आते हैं सब्सटेंसेस? इनमें बेसिकली दो सब्सटेंसेस आते हैं। एक आता है फोलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा आता है विटामिन B12। अब आपने याद रखना है कि ये दोनों विटामिन हैं। ठीक है, ये दोनों सब्सटेंसेस विटामिन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम इनका रोल पढ़ लेते हैं कि ये आरबीसी की मैच्योरेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सा ही होगा क्योंकि बेसिक रोल इनका कंप्लीट रोल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, वो आप विटामिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे फोलिक एसिड और विटामिन B12 का रोल इन आरबीसी मैच्योरेशन। ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? ठीक है, इनकी वजह से क्या एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं इनके ना होने की वजह से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। असल में फोलिक एसिड और विटामिन B12 ना, दे आर बोथ required for synthesis of purines। ठीक है, and pyrimidines which are part of DNA which is responsible for normal mitotic activity of cell। ठीक है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सिंथेसिस में इनका रोल है DNA का। ठीक है, तो हमने तो कहा कि एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं। ठीक है ना, तो ये DNA का चक्कर कहाँ से आ गया? अच्छा, आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट से ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट और उससे आगे जितने भी प्रीकर्सर सेल्स होते हैं उनमें माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होती, बट प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट एंड पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, इनमें जिसको हम यूज लेते हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट एंड पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इन तीनों में माइटोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, बट ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है,
एंड एरिथ्रोसाइट्स, इनमें माइटोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती। ओके सो अच्छा, अब डीएनए की नॉर्मल, जब ये दो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, इधर लिख लेते हैं, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के केस में क्या होगा? इसमें होगा ये कि आपका डीएनए रिक्वायर्ड अमाउंट से कम सिंथेसाइज होगा। ठीक है, डीएनए आपका रिक्वायर्ड अमाउंट से कम सिंथेसाइज होगा। कलर डिफरेंट कर लें। ओके, डीएनए रिक्वायर्ड अमाउंट से कम सिंथेसाइज होगा। जब रिक्वायर्ड अमाउंट से कम सिंथेसाइज होगा या सिंथेसाइज ही नहीं होगा तो क्या होगा? आरएनए है, ठीक है, सेल में आरएनए है प्लस प्रोटीन्स भी हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। द ओनली थिंग दैट्स लैकिंग इज़ डीएनए। ठीक है, डीएनए में क्या लैक कर रहा है? बेसिकली आपकी थायमिन बेस जो सी है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, थायमिन की बेसिकली सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है, कॉज विटामिन B12 इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, TTP, जिसकी पेयरिंग किसके साथ होती है? एडेनिन के साथ। ओके सो जब डीएनए फॉल्टी है बट आरएनए या प्रोटीन हैं तो क्या होगा? सेल का साइज, ठीक है, सेल साइज ये डिटरमिन नहीं हो पाएगा। सेल जो सा है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा रह जाएगा। आपको जैसे पता है कि विद प्रोग्रेसिव स्टेजेस सेल साइज डिक्रीज़ होता है एरिथ्रोपोइसिस में, बट जब डीएनए फॉल्टी है या डीएनए सफिशेंट नहीं अमाउंट में बना तो वो आगे सिग्नल्स नहीं इशू कर पाएगा। ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन में ये इतने लिपिड्स होंगे, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स इतने बनेंगे, ठीक है, सेल साइज इतना रहेगा, डिवीजन के बाद जो सा है ई सेल का साइज इतना रहेगा। एक और चीज़, डीएनए इज रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है माइटोसिस, जब डीएनए सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना या कम बना है तो माइटोसिस का लेवल या माइटोटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, माइटोसिस डिक्रीजेस। ओके सो नंबर ऑफ सेल्स कम प्रोड्यूस होंगे। नंबर ऑफ सेल जब कम प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? सेल साइज बड़ा रह जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक और चीज़ जो होगी वो ये है, आरबीसी कम बनेंगे, एरिथ्रोसाइट्स कम बनेंगे, जिससे क्या होगा? एनीमिया होगा। अच्छा, अब इनकी डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है उस पर बात कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द causes of deficiency of vitamin B12 and folic acid. Okay, so first, how is their deficiency caused? Basically their deficiency is caused by malabsorption. ठीक है, यानी कि डाइट में मौजूद हैं बट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। ठीक है, या एब्जॉर्ब कम मिकदार में हो रहे हैं या बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। अच्छा, तो अब इनकी मेल एब्जॉर्प्शन की डिफरेंट, यानी विटामिन B12 की मेल एब्जॉर्प्शन की वजह को हम डिफरेंट क्लासीफाई करते हैं और फोलिक एसिड की मेल एब्जॉर्प्शन को हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली होता क्या है? मेल एब्जॉर्प्शन को इधर कर लेते हैं ऑफ विटामिन B12 एंड हेयर कम्स
फॉलिक एसिड। विटामिन B12 की मेल एब्जॉर्प्शन होगी जब एक फैक्टर की कमी होती है, ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इसकी कमी होती है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। और फोलिक एसिड के मेल एब्जॉर्प्शन एसोसिएटेड होती है एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ के साथ, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू इंटेस्टाइनल डिजीज़। अब हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल से बात कर लेते हैं। ये किस में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले बल्कि उसको एंड पे कर लेते हैं, न्यू ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर गाइस यार ये प्रोड्यूस होता है आपकी स्टमक में, यस, आपके मैदे में इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है बाय द पैराइटल सेल्स। आपके पैराइटल सेल जो हैं स्टमक के, स्टमक म्यूकोजा के, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, ये इंट्रिंसिक फैक्टर करता क्या है? इसने दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, इसने ना इस भाई को, ये जो विटामिन B12 है, इसको बचाना है डाइजेशन से, ठीक है। ये ना इसकी डाइजेशन नहीं होने देगा, डाइजेशन पे लग गया कांटा, डाइजेशन नहीं होने देगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना विटामिन B12 के साथ ज्वाइन करेगा, कंबाइन होगा, तो ये उसका डाइजेशन नहीं होने देगा बाय द एसिड, ठीक है। या स्टमक में या इंटेस्टाइन में जहाँ पर भी एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं या एसिड है, वहाँ पे इसकी डाइजेशन नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और ये जो सा इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 को डाइजेस्ट होने नहीं देता, तबाह नहीं होने देता, ओके। दूसरा काम जो ये भाई करता है वो बड़े मज़े का, वो ये कि ये इसके एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, सिर्फ इसको बचाता नहीं है डिस्ट्रॉय होने से, ख़त्म होने से, ये इसकी एब्जॉर्प्शन भी करवाता है ताकि ये हमारी बॉडी को मुयस्सर आए, ये हमारी बॉडी के RBCs की मैच्योरेशन में इस्तेमाल हो। वो किस तरह इसके एब्जॉर्प्शन करवाता है, हम उस पर बात करते हैं। आपको पता होगा आपके इंटेस्टाइन म्यूकोजा, ठीक है, और इसमें टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको हम कहते हैं विलाई, ठीक है ना। सो ये विलाई जो हैं, हम इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के जो सा है विलाई वाला पोर्शन, उसको हम ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ब्रश की तरह की अपीयरेंस देता है, ठीक है ना। ब्रश आपको पता तो होगा ब्रश किस तरह का होता है, ठीक है ना, हेयर ब्रश वगैरह उस तरह की अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है। विलाई के ऊपर आपको पता है माइक्रो विलाई है, ठीक है ना। ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये आपका विलाई है और ये आपके माइक्रो विलाई हैं, ठीक है। पूरा विलस, ठीक है, और ये छोटे छोटे माइक्रो विलाई, ठीक है। अच्छा, सो बहुत सारे विलाई होते हैं, सो एक तरह की ब्रश की किस्म की, ठीक है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आती है। अच्छा, होता क्या है, ये जो माइक्रो विलाई है ना या विलस है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर में ना डिफरेंट जगहों पे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स को हम इससे ड्रॉ कर लेते हैं, रिसेप्टर, ये डॉट जो है ना, इनको आप समझ लें रिसेप्टर्स हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ना,
ये इन पर आता है विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये अपने विटामिन B12 भाई को लेके आता है और ब्रश बॉर्डर पर वेरियस प्लेसेस पे जो रिसेप्टर्स हैं विटामिन B12 के लिए उनके पास ले जाता है, ठीक है। और फिर यही नहीं, एक और चीज़ उनके पास लेकर जाके इसके साथ साथ हमारे ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ करता है। डिफ्यूज़ किस तरह करता है? पिनोसाइटोसिस के थ्रू। ये आपने याद रखना है, फेगोसाइटोसिस नहीं होगा, यहाँ पर पिनोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस मीन्स इंजेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, या लिक्विड मैटर भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, बाय दी सेल, ओके। सो अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा ये तो हमने इसकी एब्जॉर्प्शन की बात कर ली। डेफिशिएंसी किस तरह होगी? ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है, प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा? ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस पर बात करते हैं। सो सपोज ये आपका GIT है, ठीक है ना, लग तो नहीं रहा लेकिन सपोज कर लेते हैं। अच्छा ये स्टमक, ठीक है ना, स्टमक म्यूकोजा ने क्या प्रोड्यूस करना है? आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, बट एक कंडीशन होती है उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी म्यूकोजा में कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा, ठीक है। एट्रोफी से मुराद मसल सेल जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एट्रोफी क्या होती है? मसल ख़त्म हो रहा है, डीजनरेशन, ठीक है, या वो यूजलेस हो गया, सिंपल कर लें यूजलेस हो गया। अब आपको पता है कि स्टमक में क्या है? स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, पता है ना, तो मस्कुलर ऑर्गन है। तो जब एट्रोफी हो गई, मसल नाकाम हो गया, सो उसमें जो भी सेल्स हैं वो भी नाकाम हो गए, ठीक है ना। तो इस केस में इंट्रिंसिक फैक्टर ना ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? ये आपके विटामिन B12 आए, ठीक है, विटामिन B12, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा? इसका भाई तो है नहीं इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, कि इसको बचाए। अब इसकी क्या होगी? इसकी होगी डाइजेशन, ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है, डाइजेशन होगी इसकी, क्योंकि इसको इंट्रिंसिक फैक्टर बचाता था, अब वो तो है नहीं, सो विटामिन B12 की डाइजेशन होगी। ये अगर विटामिन B12 कुछ बच जाता है तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, डाइजेशन प्लस नो एब्जॉर्प्शन, ना डाइजेशन होगी ना एब्जॉर्प्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? विटामिन B12 विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, विटामिन B12 नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर RBC मैच्योरेशन। जब RBC की मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सेल साइज़, बड़े सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कम सेल्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि माइटोटिक एक्टिविटी कम हुई, DNA तो था ही नहीं सफिशेंट अमाउंट में, बड़े सेल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इरेगुलर, ठीक है ना, क्योंकि DNA तो है नहीं, सो अजीब किस्म के मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, नॉट रेगुलर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, और क्या होगा? कम सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, लोअर नंबर
ऑफ सेल्स इरेगुलर एंड लोअर नंबर, ठीक है। और इनको हम कह देंगे मेगैलोब्लास्ट। आपने ये याद रखना है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या प्रोड्यूस होता है, मेगैलोब्लास्टिक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनके फीचर्स हैं इरेगुलर शेप प्लस इनकी सेल मेम्ब्रेन ना वो फ्रेजाइल होती है, वो किसी काम की नहीं होती। हाँ ठीक है ना। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज है, फ्रेजाइल है, आसानी से टूट सकती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। जब लाइफ स्पैन कम हो गया तो वो डाई जल्दी हो जाएंगे। एक और चीज़ जो होगी, जब सेल मेम्ब्रेन फ्रेजाइल है, सो जब वो कैपिलरीज के थ्रू पास करेंगे ना, तो अपने आपको पता है कि कैपिलरीज के थ्रू जब पास करते हैं RBC, ठीक है ना, तो वो स्क्वीज़ करते हैं, ओके, उनकी स्क्वीजिंग होती है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं पीछे से, ठीक है, इनकी स्क्वीजिंग होगी। तो जब सेल मेम्ब्रेन फ्रेजाइल है तो वो स्क्वीजिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सेल, ठीक है ना, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो बस्ट कर जाएगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन बस्ट कर जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर होगा ना, जब स्क्वीज़ करेगा तो अंदर जो साइटोप्लाज्म जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, ठीक है ना। सो अगर तो नॉर्मल होता, ठीक है, विटामिन B12 नॉर्मल में प्रेजेंट होता, तो सेल मेम्ब्रेन भी फ्रेजाइल ना होती, नॉर्मल साइज़ भी होता सेल का, सो वो आराम से स्क्वीज़ आउट कर जाता। एक तो सेल का साइज़ भी बड़ा है, ठीक है, दूसरा मेम्ब्रेन भी फ्रेजाइल है, सो क्या होगा, सेल बस्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फोलिक एसिड की। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इस कंडीशन को हम कहते हैं, आपने याद रखना है, परनीशियस एनीमिया, जो कि कॉज होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अच्छा, परनीशियस एनीमिया बहुत रेयर केसेस में होता है, क्यों, क्योंकि विटामिन B12 की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ना फॉर RBC मैच्योरेशन पर डे, वो आपने याद रखनी है, ज़रूर याद रखनी है इसको, ठीक है ना, 1 to 3 माइक्रोग्राम। और विटामिन B12 ये इस आपका स्टोर होता है लिवर में, और आपके लिवर में इसका जो पूल है वो होता है 3 से 4 साल का। सो अनलेस के इतनी प्रोलॉन्ग्ड हो पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो फिर परनीशियस एनीमिया कॉज होगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इतनी 3 to 4 ईयर्स की डेफिशिएंसी किस तरह हो सकती है, कि भाई डाइट में भी है विटामिन B12 और एट्रोफी का भी जल्दी पता चलेगा। अच्छा, इसमें ये बात बताना ज़रूरी है कि समटाइम्स होता ये है कि स्टमक पे इंजरी हो गई, ठीक है, या स्टमक में अल्सर्स हो गए, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो स्टमक की इंटायर गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया स्टमक का, और डायरेक्टली एसोफेगस को इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दिया गया थ्रू आर्टिफिशियल अपरेटस, ठीक है ना। इन केसेस में इंटेंसिव फैक्टर गायब हो जाता है परमानेंटली, ठीक है ना। सो दिस इज द कॉज lying behind the deficiency of vitamin B12 and the possible anemia caused by it. ओके, अब हम बात कर लेते हैं फोलिक एसिड पे। अच्छा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के हिसाब से आपने सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है। एक ये होगी कब, ये होगी इन केस ऑफ स्टमक डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन डिसऑर्डर्स, ठीक है, ठीक है, या वर्म इन्फेस्टेशंस में, कॉज वर्म्स क्या करते हैं, वो आपकी फॉर एग्जांपल एस्केरिस वगैरह, ठीक है ना,
वो आप या हुकवर्म वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, और जो आपके विटामिन वगैरह जो आपको मिल भी रहे होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देते और ख़ुद ही यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन इसकी वजह है फोलिक एसिड की मैल एब्जॉर्प्शन की, वो है इंटेस्टाइनल स्प्रू, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंटेस्टाइनल स्प्रू, इंटेस्टाइनल स्प्रू में क्या होता है, आपके ना जो विलाई हैं, विलाई बिकम फ्लैटन, ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा इनका, इनकी फ्लैटनिंग की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीजेस, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिक्रीजेस, ओके। निकालने ज़्यादा आसानी रहेगी। इंटेस्टाइनल स्प्रू में क्या होता है, विलाई फ्लैटन होंगे, उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइनल वॉल, ओके। बेसिकली इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलिक एसिड नहीं होगी या कम होगी, ओके। अच्छा, तो अब एक MCQ आपको बता दूं, वो ये कि एज कंपेयर्ड टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या मैल एब्जॉर्प्शन, पेशेंट्स या पीपल सफ़र मोर ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ओके। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ज़्यादातर होता है प्रॉब्लम। क्यों होता है प्रॉब्लम, उसकी चलने मैं आपको वजह बता देता हूँ। विटामिन B12 रिक्वायर्ड होता है फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है ना। फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, कोएंजाइम्स बनते हैं, दूसरे रिएक्शन होते हैं, उनमें विटामिन B12 का रोल होता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो वो भी नहीं होगा, और जब वो भी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फोलिक एसिड बेशक एब्जॉर्ब होगा बट उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाएगा अनलेस या अनटिल आपके लिवर में विटामिन B12 का स्टोरेज मौजूद रहे, ठीक है ना। जैसे वो ख़त्म हुआ सो बेशक फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं है बट फोलिक एसिड की यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। और अगर विटामिन B12 जो सा है प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है बट फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है ड्यू टू इंटेस्टाइनल स्प्रू, सो फिर भी इसमें बंदा इतना सफ़र नहीं कर पाएगा। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स होते हैं, आप वो उससे ट्रीटमेंट की जा सकती है, या जो सा है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कॉजेज में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होंगी ना, इसी तरीके से। बट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो सा पर्सन है वो एक तरह से दोनों की डेफिशिएंसी से सफ़र करेगा। बट इन केस ऑफ ओनली फोलिक एसिड डेफिशिएंसी द पर्सन सफर्स फ्रॉम ओनली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी सिम्टम्स, नॉट विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. Thanks for watching and do subscribe the channel.